हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 9 दिसंबर 2022 के शिफ्ट 2 के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं। इसी के साथ ही पिछले वीडियो के अंदर जो है आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत ही बढ़िया रहा, इसके लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। आगे भी इसी तरह से आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मैं इसी तरह से आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह से मेहनत करता रहूँगा। बाकी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको दे रखा है एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं और तीसरे कोण की माप 78 डिग्री है, तो प्रत्येक अज्ञात कोण की माप कैलकुलेट करें। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके पास ये एक त्रिभुज है। अब आप इस क्वेश्चन को लिखे बिना भी सोल्व कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए 78 डिग्री दे रखा था, दो कोण आपको बराबर दे रखे हैं, यानी कि ये वाला अल्फा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा। यानी कि दो कोण तीनों कोणों का योग करेंगे तो ये 2 अल्फा हो गया और ये प्लस 78 डिग्री हो गया। हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 78 डिग्री इधर होकर माइनस हो जाएगा, 102 डिग्री अल्फा बराबर यहाँ पर 51 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, दो उम्मीदवारों के बीच लड़े गए चुनाव में कुल मतदाताओं से 15% ने मत नहीं डाला और 100 मत अयोग्य हो गए। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% प्राप्त करके और 400 मतों के अंतर से जीता। मतदाताओं की कुल संख्या कैलकुलेट करनी थी, यानी कि टोटल वोट अगर मान लेते 100% थे तो यहाँ पर कुल मतों का 15% यहाँ पर मत नहीं डाला, यानी कि 85% लोगों ने मत डाला होगा और इसमें से 100 मत जो है अयोग्य थे, यानी कि अवैध मत थे। तो वैध मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि इसमें से 100 माइनस कर देंगे तो यानी कि ये वैध मत यानी कि वैलिड वोट हो जाएंगे। अब ये वैलिड वोट आपके पास ये इतने थे। इसके बाद दे रखा है चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% यानी कि 100% में से 45% यहाँ से विनर ने प्राप्त कर लिए, यानी कि इस विनर ने यहाँ पर 45 मत प्राप्त कर लिए। तो इस वैलिड वोट में से अगर माइनस करेंगे तो ये लूजर यानी कि हारने वाले के वोटों की संख्या आ जाएगी, यानी कि 85% थी और इसमें से माइनस 100 था, यानी कि इसमें से अगर माइनस करते ये वाले विनर के 45% वोट अगर इसमें से माइनस करते तो ये लूजर यानी कि हारने वाले व्यक्ति के वोटों की संख्या आ जाती। अब इन दोनों का क्या करना था, माइनस करना था, यानी कि अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर कैलकुलेट करते तो ये कितना आना चाहिए था, 400 मतों का अंतर यहाँ पर दे रखा था क्वेश्चन में, तो ये 400 आना चाहिए था। यहाँ से सोल्व करते तो ये 45 था, ये 45% था और ये माइनस का चिन्ह अंदर लेकर जाते, ये देखिए 85% ये 45% ये, सोल्व करते तो ब्रैकेट में कितना बचता, ये माइनस का था तो 40% प्लस का बचता और ये बाहर माइनस का तो ये माइनस का 40% आ जाता। ये माइनस का 100 है तो ये प्लस का 100 हो जाता और ये बराबर 400 था। ये 100 इधर लाकर माइनस कर दिया, 300 बचता और यहाँ पर ये 5% बचता, यानी कि 5% बराबर 300, तो 1% बराबर कितना आ जाता, 60 आ जाता, यानी कि 5 का भाग दे देते दोनों साइड, तो ये 1% बराबर 60। टोटल वोट हमने कितने माने थे, 100% माने थे यहाँ पर, तो टोटल वोट 100% माने थे। 1% की वैल्यू हमने 60 कैलकुलेट किया, तो परसेंट की जगह अगर 60 रखते तो ये 6000 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आता। नेक्स्ट देखिए, एक शंक्वाकार पात्र लोहे का बना है, इसके आधार की त्रिज्या, ये आपको त्रिज्या दे रखे और हाइट इसकी दे रखे 15 सेंटीमीटर है। यदि लोहे का भार प्रति घन सेंटीमीटर 15 ग्राम है तो पात्र का भार आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आयतन कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर करते हैं 49 इंटू में एच, यानी कि एच यहाँ पर 15 का दे रखा है। तो इसको सोल्व करना था, ये 7 बार कट जाता, ये 3 से ये 5 बार कट जाता, 22×7 154 आता, 154 को यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि कितना आता, 500 के 20 हासिल 2 और 15×5 75 और 2 77, यानी कि 770 सेंटीमीटर क्यूब ये आ जाता। अब यहाँ पर प्रति घन सेंटीमीटर आपको क्या दे रखा था, 15 ग्राम दे रखा था और ऑप्शन आपको किलो में दे रखे थे, यानी कि आपको किलो में कैलकुलेट करना था। तो आप क्या करते, ये 770 को गुणा करते ये 15 ग्राम से और इसको किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड भी करते, ये 0 से ये 0 कट जाता, ऊपर 15 से गुणा करते तो 15×7 105 का 5 हासिल आती 10 और 15×7 105 और 10 कितना हो जाता 115 और बटे में 100 था, यानी कि 2 स्थान पर दशमलव लगा दीजिए, यानी कि
11.55 kg जो है वो आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 66 है, तो x माइनस 1/x का मान कैलकुलेट करके बताना था। तो यहाँ पर क्या करते, x प्लस 1/x कैलकुलेट करते, x प्लस 1/x अगर कैलकुलेट करते तो यहाँ पर देखिए ये आप इसमें क्या करते, +2 करते, ये +2 करते और अंडर कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर 66, ये एक सेकंड में इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये 66 और इसमें +2 करते और इसका वर्गमूल ले लेते हैं, यानी कि अंडर के अंदर कितना आता, 68 आता। अब यहाँ से x माइनस 1/x की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते तो क्या आता, x माइनस 1/x बराबर आता अंडर के अंदर ये जो आया था √68, इसका क्या करते, स्क्वायर करते और ये माइनस का 4 कर देते हैं, यानी कि यहाँ से अंडर के अंदर क्या आता, 68 माइनस का 4, यानी कि अंडर के अंदर 64, तो ये आपके पास 8 आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, निम्न पाई चार्ट एक विशिष्ट वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में स्वच्छ भारत अभियान पर देश के खर्च को दर्शाता है। देश का कुल खर्च 1620 करोड़ है। तो यहाँ पर पाई चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। राज्य एस की तुलना में राज्य पी पर कितना कम खर्च किया गया है। अब देखिए यहाँ पर डाटा जो है वो आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, ये एस का है और ये पी का है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये आपको ये 26% दे रखा है और ये जो दे रखा है ये 13% दे रखा है। डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा कितने का है, 13% का, यानी कि 13% का यहाँ पर डिफरेंस है। तो 13% की अगर वैल्यू कैलकुलेट करते तो परसेंट, 1% का मतलब 1620/100, इसको सॉल्व कर लेना था, यानी कि ये 0 से 0 कट जाता और यहाँ पर जो है 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 13 दूनी 26 का 6 हासिल आती 2, 13 छिके 78, 2 80 का 0 हासिल आती 8 और 13 8 21, यानी कि 210.6 करोड़ जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आता। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू दे रखी 3/2, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा सोल्व करते तो इसको क्या लिख सकते थे, sin स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा और ये इनटू में आ जाता sin स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला जो है मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो इसकी वैल्यू तो यहाँ पर 1 होगी और 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इसको अगर यहाँ पर इस वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर यही आता, यानी कि sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा आता। बस अब आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। यहाँ से अगर इसको सोल्व करते तो यहाँ पर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाते, यानी कि ये वाला हर में जो दे रखा है ऊपर प्लस करते तो कोस थीटा से कोस थीटा कट जाता, ऊपर आता 2 sin थीटा। अब ऊपर वाले में से माइनस करते हैं नीचे वाला हर वाला, तो यहाँ पर ये माइनस क्या हो जाता, कोस थीटा माइनस कोस थीटा था, ये प्लस हो जाता और ये साइन थीटा जो है ये माइनस होता, तो ये इससे कट जाता, यानी कि बट्टे में क्या बचता 2 cos थीटा। और ये बराबर यहाँ पर देखिए 3 में +2 करते तो ऊपर 5 आता और 3 में 2 माइनस करते तो यहाँ पर हर में क्या आता, 1 आता। अब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ये रूल आपको यहाँ पर पता होना चाहिए था। यहाँ से अगर tan थीटा बराबर क्या आएगा, 5:1, यानी कि यहाँ से अगर ट्रायंगल ड्रॉ करते तो यहाँ पर अगर ये वाला एंगल आपको थीटा दे रखा है, यानी कि इसका अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये आपके पास लंब हो जाएगा, यानी कि इसके सामने वाला लंब 5 यूनिट, ये इसके संलग्न भुजा जो है ये इसका आधार यानी कि 1 यूनिट हो जाती और 25 1 26, यानी कि अंडर के अंदर 26 जो है इसका कर्ण आ जाता। तो यहाँ से इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करते तो ये क्या आता, sin थीटा बराबर ये आपके पास लंब बटे कर्ण यानी कि 5/√26, 5/√26 और इसका स्क्वायर करना था और ये माइनस के अंदर ये आपके पास क्या था, कोस थीटा, यानी कि आपके पास आधार बटे कर्ण यानी कि 1/√26 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये वैल्यू जो है डायरेक्ट भी कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपको 1-2 एक्स्ट्रा लाइन ही कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये 25/26 आ जाता और ये -1/26 आ जाता, 26 एलसीएम, ऊपर 25 - 1 24 और बट्टे में 26, 2 से काटते तो ये 12/13 जो है वो आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कोस के अंदर जो है √3/2 जो है कितने डिग्री पर वैल्यू होती है, 30 डिग्री पर होती है, यानी कि a - b की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। और कोस की वैल्यू 0 कितने डिग्री पर होती है, 90 डिग्री पर, यानी कि a + b की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो a - b बराबर कितना है, 30 डिग्री है और a + b बराबर कितना है, ये 90 डिग्री है। यानी कि यहाँ से अगर इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते तो ये b से b कट जाता है, यानी कि 2a
बराबर ए 120 हो जाता, यानी कि यहाँ से ए बराबर कितना आ जाता 60 डिग्री। तो ए बराबर 60 डिग्री यहाँ पर एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो इतना ही आपको करना था, तो इसको टिक कर देते। अदरवाइज यहाँ पर बी की वैल्यू भी कैलकुलेट करना चाहते थे तो किसी भी इक्वेशन में यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू 60 डिग्री रखते और ये प्लस के अंदर बी था और ये बराबर 90 डिग्री था, तो 60 उधर जाकर माइनस हो जाता है, यानी कि बी बराबर कितना बचता 30 डिग्री, यानी कि दोनों एंगल आपके पास आ चुके थे। दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। पाई चार्ट में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर किए गए व्यय को दिखाया गया है। शिक्षा को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड द्वारा वृत्त के केंद्र में बनाया गया कोण जो है वो कैलकुलेट करना। तो ये आपका शिक्षा जो है ये डार्क ब्लू वाला दे रखा है और ये जो है आपका यहाँ पर 15% दे रखा है। तो 15% की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी और 1% बराबर 36/10 होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5 3 का 15, 5 दूनी का 10, 2 से ये कटता 18 और 18 3 54, यानी कि 54 डिग्री जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आता। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी थी कि केंद्र पर कोण जो बनता है वो 360 डिग्री का बनता है और ये कोण जो होता है 360 डिग्री ये अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो 1% की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते तो ये कितनी आती, 1% की वैल्यू यहाँ से आ जाती। दोनों साइड क्या कर देते 100 से डिवाइड कर देते, यानी कि 36/10 डिग्री जो है वो आपके पास ये आ जाता। ये वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखनी थी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है tan a बराबर 2/3 है, तो sin a की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके बतानी थी। तो यहाँ पर भी अगर ट्रायंगल बनाते और ये वाला एंगल अगर a था तो यहाँ पर जो है ये लंब हो जाएगा, यानी कि इसके सामने वाला जो है ये वाला लंब जो है ये 2 हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा यानी कि 3। तो कर्ण कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और अंडर के अंदर ये 9 + 4 यानी कि अंडर के अंदर 13 आ जाता। तो यहाँ से अगर साइन ए की वैल्यू कैलकुलेट करते तो ये आपके पास लंब बटे कर्ण होती है, यानी कि 2/√13 जो है ये आपके पास आ जाता। नेक्स्ट देखिए 20 पुरुष एक कार्य को 220 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन 90 दिनों के पूरे होने पर 20 और पुरुष नियोजित किए जाते हैं। कार्य को समाप्त होने में और कितने दिन लगेंगे। अब देखिए 20 पुरुष थे और इन्होंने 90 दिन तक काम किया, यहाँ पर दे रखा है 90 दिन तक काम किया और इसके बाद 20 पुरुष और शामिल हो गए, यानी कि 20 पुरुष और इसमें ऐड कर दिए गए और ये मान लीजिए टी समय तक काम करते हैं। तो ये बराबर होगा टोटल वर्क के, और टोटल वर्क यहाँ पर कितना होगा 20 पुरुष जो है वो 220 दिनों में काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो यानी कि 20 × में 220 ये आपके पास टोटल वर्क होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते, यानी कि ये आपके पास 1800 ये होगा, ये 40 टी इक्वल टू ये आपके पास 4400 हो जाएगा और इसमें से माइनस करते ये 1800, तो यहाँ से ये कितना बच जाता, यानी कि ये आपके पास 2600 बच जाता और ये 40 टी आ जाता और ये 0 से ये 0 कट जाता, 4 का इसमें भाग देना था। तो ये 6 चौके 24, 2 बचा 5 चौके 20, यानी कि 65 जो है टी बराबर 65 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि समाप्त होने में और कितने दिन लगेंगे, तो टी की वैल्यू कैलकुलेट करके आपने यहाँ पर बता दी कि 65 डेज ही लगेंगे। अदरवाइज ये पूछता कि कुल कितने दिन लगते, तो ये 90 जो यहाँ पर 90 दिन तक पहले काम हो चुका था ये भी हम ऐड करके बताते, तो यहाँ पर सिर्फ टी की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी थी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करें। सोफिया ने 12% की हानि पर ₹46,068 की कीमत पर एक आईफोन बेचा। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 था। अगर कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 100 था तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेलिंग प्राइस यानी कि 12% का इसको लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर इसमें से 12 माइनस कर देते हैं, यानी कि 88 सेलिंग प्राइस रहा होगा। बट क्वेश्चन में दे रखा है 46,068 था, यानी कि 88 यूनिट की वैल्यू ये है। तो नया सेलिंग प्राइस जो है वो क्या होगा, यानी कि 18% का प्रॉफिट चाहिए। तो यानी कि ये कॉस्ट प्राइस से इसको 18 अधिक सेट करके रखना पड़ेगा, यानी कि 118 सेलिंग प्राइस उसको सेट करके रखना पड़ेगा। तो 118 यूनिट की वैल्यू कितनी होती, यानी कि 88 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 118 यूनिट की वैल्यू 46,068 बटे 88 से इसको मल्टीप्लाई कर देते,
तो यहाँ से इसको सोल्व करते तो ये आपके पास कितना आता है, देखिए इसको मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ। यानी कि 22 चौके 88, 22 बार कटा और इसमें 22 का भाग दीजिए। ये 22 दूनी 44, बचा 2, उतारेंगे 0, भाग जाएगा 0 बार और उतारेंगे 6, 22 नमा 178 होता है और 8 बचा और 22 चौके 88। फिर से 2 से कट रहा है यानी कि 2 बार और ये 2 से कटेगा यानी कि 1 बार गया और 0 और ये 4 दूनी 8 और ये 7 दूनी का 14 यानी कि 1047 आ गया। और ये 2 से कटा यानी कि 59 आ गया। ये आपके पास यहाँ पर कितना आ गया, 59 आ गया। यानी कि 59 इंटू में ये था कितना, 1047। तो अब यहाँ पर ये बात आती है कि इसको मल्टीप्लाई कैसे कराना है। देखिए 59 को क्या लिख सकते थे, 60 माइनस 1 लिख सकते थे और इनटू में क्या था 1047। अब इसको मल्टीप्लाई कराना थोड़ा सा आसान हो गया, यानी कि इसको 60 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो ये 7 6 42 का 2 हासिल आती 4, 6 चौके 24, 4 28 और 6 का 6 और आगे एक 0 लगाना था और माइनस कर देते इसमें से 1047। अब यहाँ पर 10 में से 7 गया 3 बचा और यहाँ पर 11 में से 4 गया 7 बचा और ये 7 और यहाँ पर 2 में से 1 गया ये 1 बचा और ये 6, 61,773 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज ABC और DEF क्या है, समरूप हैं और AB BC और AC आपको ये दे रखे हैं और DEF की सबसे छोटी भुजा की लंबाई जो है वो 220 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज DEF की सबसे लंबी भुजा की लंबाई जो है वो कैलकुलेट करके बतानी थी। तो यहाँ पर ये 2 ट्रायंगल आपको दे रखे हैं। मान लीजिए ये वाला ट्रायंगल जो है वो आपके पास ABC है और ये वाला ट्रायंगल जो है वो DEF है। तो यहाँ पर ये AB आपको दे रखा 92 सेंटीमीटर और ये आपको दे रखा है 48 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 120 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको दे रखा है DEF में सबसे छोटी भुजा की लंबाई जो है वो 120 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा कि सबसे छोटी भुजा कौन सी है, यानी कि इस वाले त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा ये है और इसकी संगत भुजा BC की संगत भुजा। अब देखें यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज क्या दे रखे थे, समरूप दे रखे थे, क्वेश्चन में पहले ही समरूप दे रखे थे। तो यहाँ पर ये BC इसकी छोटी भुजा है और इसकी संगत भुजा यहाँ पर EF है, तो ये ही इसकी छोटी भुजा होगी और इस क्वेश्चन के अंदर इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 200 सेंटीमीटर, यानी कि 48 यूनिट की वैल्यू अगर 200 दे रखी है तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई बता दी। तो इसके अंदर सबसे लंबी भुजा ये 120 है, तो इसके अंदर इसके संगत भुजा यानी कि DF है, तो ये आपके पास इसके अंदर सबसे लंबी भुजा होगी। तो इसको कैलकुलेट कर लेना था, यानी कि ये 120 इंटू में ये 48 यूनिट की वैल्यू 200 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि ये 200 बटे 48 हो जाएगी। बस इसको सॉल्व कर लेना था, यानी कि 12 से कटा 4 बार और ये 10 बार और यहाँ पर ये 4 से कटेगा ये 250 बार। 50 इंटू में 10 करते तो ये 500 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, What is the percent value of रुपए 10,000 received in 2 years if the interest rate is 12% per year discounted semi annually। अब यहाँ पर ये डिस्काउंटेड वर्ड जो दे रखा है मुझे ऐसा लगता है कि इस वर्ड को यहाँ पर काउंटेड होना चाहिए था। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको पूछा गया है कि वर्तमान वैल्यू क्या होगी यदि 2 वर्ष में 10,000 रुपये की राशि प्राप्त होती है, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% पर ईयर थी। तो यहाँ पर देखिए ये आपको दे रखा था कि वो ब्याज जो है वो अर्ध वार्षिक काउंट होता है, यानी कि 6 महीने से काउंट होता है और आपको पता है कि 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24 महीने होते हैं। यानी कि 24 को अगर 6 से डिवाइड करते, 24 को 6 से डिवाइड करते तो कितना आता, यानी कि 4 आता, तो 4 बार ब्याज काउंट होता। और यहाँ पर ब्याज क्या हो रहा था, अर्धवार्षिक और ये दे रखा था वार्षिक, यानी कि इसका आधा कर देते, 12 में 2 का भाग देते तो 6%, यानी कि 6% की वैल्यू कितनी होती, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, यानी कि 3/50 हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए 100 से ये 6/100 कर लेना, यानी कि काटेंगे तो ये 3/50 आ जाएगा। तो ये आपके पास अब परसेंटेज वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि यहाँ पर अगर 50 आपका प्रिंसिपल था तो यहाँ पर ब्याज कितने का मिला, 3 का मिला, यानी कि अमाउंट ओवरऑल देखा जाए तो कितना होगा, 53 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर मान लीजिए राशि आपके पास x थी और उस पर यहाँ पर 53 का आपके पास अमाउंट और बटे में ये 50, यानी कि 50 पर 53 का ब्याज मिला। और यहाँ पर देखें ये सॉरी ये 50 से 53 ये राशि हो जा रही और यहाँ पर ये 4 बार काउंट होगा, 4 बार काउंट होगा, यानी कि 53/50, फिर से 53/50 और फिर से 53/50।
और ये बराबर दे रखा था किसके, यहाँ पर 1000 के। अब इस क्वेश्चन को, अब देखिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम के अंदर सोल्व नहीं करने हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको छोड़ देने चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप अगर सोल्व करने बैठ जाते हैं तो आगे के क्वेश्चन को मिस कर जाते हैं और वो सबसे बड़ी आपकी गलती होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10,000 था, ये बराबर में क्या था 10,000 था, और ऊपर क्या दे रखा है, ये 53 की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 53 की पावर 4 जो है ये क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 53 की पावर 4, और ये बट्टे में 50 की पावर 4, ये 50 की पावर 4 इधर ऊपर चला जाएगा, यानी कि 50 की पावर 4 ये आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर कैलकुलेटर से सोल्व हो सकता है, बाकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर कितना भी समय लग जाएगा इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, यानी कि 53 की पावर 4 अगर हम सोल्व करें तो ये कितना आएगा, देखिए 53 इंटू में 53 इंटू में 53 इंटू में 53, अब ये जो बराबर आया है ये देख लीजिए, आप राशि देख सकते हैं, यानी कि ये इसकी वैल्यू कितनी है, ये 53 की पावर 4 की, 53 की पावर 4 की वैल्यू है ये 78,90,481। क्या आप इस संख्या का इस संख्या के अंदर डिवाइड कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये आपके पास ऊपर जो है ये कितना आएगा, यानी कि ऊपर जो था ये था 10,000 था, और इसको मल्टीप्लाई करना था 50 की पावर 4। अब 50 की पावर 2 का मतलब यहाँ पर 2500 होता है, यानी कि 2500 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसके साथ, तो ये 2500 हो गया, और इंटू में फिर से 2500, ये जो वैल्यू आई है अब आपके पास कैलकुलेट होकर इसको डिवाइड करना था इस वाले नंबर से जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, यानी कि ये 78,90,481 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये जो है वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होकर आती। यहाँ पर अगर मैं बराबर में लिखूँ तो ये आपके पास वैल्यू क्या आती, 7920 और 0.9366 ऐसे करके ये वैल्यू आती। अगर इसको अगर हम लगभग में लिखते तो ये 7,920 और पॉइंट में ये 94 जो है इसको लगभग में कैलकुलेट करके लिख सकते थे, तो ये काम करना था आपको। नेक्स्ट देखिए k प्लस 1 के बराबर 4 दे रखा है और k की पावर 4 प्लस 1 k की पावर 4 का मान दे रखा है, मान कैलकुलेट करना है, सॉरी। अब यहाँ पर ये आपको क्या k प्लस 1 के वैल्यू जो है वो आपको 4 दे रखी है, तो यहाँ से अगर k स्क्वायर प्लस 1 k स्क्वायर अगर कैलकुलेट करते तो यहाँ पर भी आप क्या करते, ये 4 का स्क्वायर कर देते और -2 कर देते, यानी कि यहाँ से अगर कैलकुलेट करते तो ये कितना आता 14 आता। और इसी तरह से यही प्रोसेस अगर एक बार और लगाते यानी कि यहाँ से k की पावर 4 प्लस 1 k की पावर 4 आ जाता, यानी कि यहाँ पर 14 का स्क्वायर करते और -2 कर देते, तो 196 से 2 माइनस करते 194 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए, यदि संख्या 9 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि संख्या के अंकों का योग जो है 9 से डिविजिबल होगा, यानी कि ये 9 कट गया और ये 8 1 9 ये कट गया, और ये 7 1 7 ये 2 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, बचा कुछ नहीं, यानी कि शेषफल 0 बचेगा। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति कार में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे, बाइक पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे और ट्रेन में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे यात्रा करता है, उसके द्वारा किस औसत चाल से यात्रा की गई। तो यहाँ पर कुल दूरी बटे कुल समय वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि कुल दूरी कितनी हो जाएगी, ये 40 की स्पीड से 3 घंटे तक चला, और फिर यहाँ पर ये 30 की स्पीड से इसने 2 घंटे तक चला, और फिर यहाँ पर 80 की स्पीड से 5 घंटे तक चला। तो ये आपके पास कुल दूरी होगी, बटे में कुल समय कितना होगा, ये 3 घंटे ये 2 घंटे ये 5 घंटे और ये 5 घंटे ये, यानी कि ओवरऑल यहाँ पर 10 घंटे हो गए। 10 से इसमें डिवाइड करते, यानी कि ऊपर से 10 देखिए कॉमन आ रहा है, यानी कि 0 से ये 0 ये 0 और ये 0, यानी कि 10 कॉमन लेकर ऊपर से काट दिया। अब ऊपर कितना आया, 4 3 12 और ये 6 18 और ये 40 58 किलोमीटर प्रति घंटे जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए,
इनका आपको एलसीएम लेना था। तो ट्रिक देखिए, यहाँ पर 360 जो दे रखा है इसको यहाँ पर डिवाइड करते 144 से। 144 से अगर हम इसको डिवाइड करते तो हर में जो वैल्यू लास्ट में काटने के बाद जहाँ तक कटे वहाँ तक हमें काटना है, और लास्ट में जो हर में वैल्यू आए उसको हम 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि 36 से इसको काटिए 10 बार कटेगा, 36 से इसको काटा 4 बार कटा, और यहाँ पर ये फिर से कट रहा है यानी कि 5 बार ये, और ये 2 बार 2 से कट रहा है यानी कि ये 5/2 आया। यानी कि हर में जो वैल्यू यहाँ पर लास्ट में निकल कर आई वो 2 आई। तो 360 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आपको काम ये करना है कि 360 इंटू में ये 2 आया है, 360 इंटू में 2 आया, इसको 450 से और मल्टीप्लाई करना है 450 से। अब यहाँ पर जहाँ तक कटे वहाँ तक काट दीजिए। 9 से कटा 4 बार, ये 9 पंजे 45, आगे नहीं कटेगा यानी कि हर में कितना आया, 5 आया। तो इसको 5 से और मल्टीप्लाई कर देना था, यानी कि यही आपके पास एलसीएम आएगा। तो ये 3600 आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 3600 आपके पास करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट देखें, एक घन की भुजा की लंबाई 2.8 सेंटीमीटर, घन से बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए कंप्लीट मैं समझाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, आप ऐसे समझ लीजिए या मान लीजिए आपके पास घन है। अब देखिए 3D इमेज से समझाने में जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होगी। ये मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है और इसके यहाँ पर ऊपरी सतह पिछली सतह जो है आपको दिखाई नहीं दे रही, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इसका सामने वाला पृष्ठ जो है दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर से आपको क्या करना है, एक गोला काट कर निकालना है। यानी कि इसके अंदर से मान लीजिए ये गोला आपने काट कर निकाल लिया, और इसके आपको यहाँ पर भुजा दे रखी थी घन की 2.8 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि सबसे बड़ा गोला काटना है, सबसे बड़ा गोला। तो सबसे बड़ा गोला काटने के लिए आपको इसका व्यास, यानी कि ये जो सर्किल दे रखा है इसका व्यास क्या होना पड़ेगा, इस घन के बराबर होना पड़ेगा, यानी कि घन की भुजा के बराबर होना पड़ेगा। यानी कि इसका व्यास भी क्या होगा, ये 2.8 सेंटीमीटर होगा। तो इसकी त्रिज्या आप बता सकते हैं, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 का भाग लगा दीजिए इसमें, यानी कि 1.4 इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ से इसका आयतन आपको कैलकुलेट करना था, बस ये तो था समझने के लिए। आपको काम ये इतना करना था, यानी कि गोले का आयतन कैलकुलेट करना था। तो 4/3 पाई आर क्यूब करते हैं, यानी कि 22/7 इंटू में आर की वैल्यू 1.4 इंटू में 1.4 इंटू में 1.4 क्यूब था, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई करा दिया, और पॉइंट हटाते तो बट्टे में कितना आता, 10 आता, यानी कि यहाँ से ये बट्टे में 10 आ गया। 7 से काट दीजिए, 2 बार कटा। यहाँ पर देखिए 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये 196 आएगा, और ये 4 दूनी का 8 होगा। 8 से 196 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 8 6 48 का 8, हासिलाती 4 9 72, और 9 72 और 4 76, हासिलाती 7 8 7 15, यानी कि आपके पास आता। और इसको 22 से भी मल्टीप्लाई कराना था, और ये बट्टे में क्या था, 3 इंटू में ये 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। ऊपर 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 8 क्या होता है 176, हासिलाती 17, 22 6 132 और 17 149 हो जाएगा, हासिलाती 14, 22 15 110 और 14 124, और यहाँ पर हासिलाती 12, और 22 और 12 कितना हो जाता, ये 34 हो जाता। और ये बट्टे में क्या था, 3 इंटू में 1000 था। 3 से डिवाइड कर दीजिए, जहाँ पर दशमलव आएगा उससे 3 स्थान आगे ले आएंगे, क्योंकि बट्टे में 1000 भी है। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करते तो 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, और 4 त्रिका 12, और फिर 2 बचा, 9 त्रिका 27, फिर 2 बचा, और ये 8 त्रिका 24। अब दशमलव यहाँ पर आता, बट यहाँ पर 1000 था बट्टे में, तो यहाँ पर दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको लगभग में अगर लिखते हम तो ये 1100 पॉइंट, ये आपके पास 11.50 सेंटीमीटर क्यूब में जो है ये आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, p प्लस क्यू बराबर 6 दे रखा और p क्यू बराबर 4 दे रखा, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। यानी कि इसको लिख सकते थे हम 3 इंटू में p प्लस क्यू का होल क्यूब, और माइनस के अंदर 3pq, और इंटू में p प्लस क्यू। ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर p क्यूब प्लस क्यू क्यूब का। अब यहाँ पर जो है ये आपके पास आ जाएगा, यानी कि यहाँ से अगर देखते तो p प्लस क्यू बराबर क्या दे रखा था, 6, और इसकी वैल्यू 4, और ये 6 रखेंगे तो यहाँ पर भी 6 रखेंगे, यानी कि 6 का क्यूब करते तो ब्रैकेट के अंदर क्या आता, 216 आता, और ये माइनस के अंदर 4 त्रिका 12, 12 6 72, 72 इसमें से माइनस करते तो ये कितना बच जाता, 3 इंटू में ये यहाँ पर 4 बचा,
और ये 7 गया तो ये 14 बचा, यानी कि 144 और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते तो 4 त्रिका 12 हासिल 1 14 3 42 1 43, यानी कि 432 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आता। एक दुकानदार एक पंखे के अंकित मूल्य पर पहले 85 की नकद छूट देता है और फिर 10% और 2% की क्रमागत 2 छूट देता है। यदि पंखे का अंकित मूल्य इतना है तो उसका विक्रय मूल्य कैलकुलेट करके बताना था। यानी कि 1285 अगर उसका यहाँ पर मार्क प्राइस है तो इसमें से 85 की तो इसने पहले छूट दे दी, इस पर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि 10 पर 1 की छूट 9/10। फिर यहाँ पर 2% का मतलब 1/50, 50 पर 1 की छूट यानी कि 49/50। इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको सॉल्व कर लेना था। यानी कि आपके पास कितना आता, ये 1200 बचता और ये इंटू में 9/10 इंटू में 49/50। इसको सॉल्व करते तो ये 2 0 से तो ये 2 0 कट जाने थे। ये आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते 12 से 49 को कर देते तो 12 नमा 108 हासिल आती 10 और 12 4 48 10 58 और इसको 9 से मल्टीप्लाई करना था और ये बट्टे में 5 था। 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 8 72 और 7 89 का 9, ये 79 का 9 और हासिल आती 7 और 9 पंजे 45 और 7 कितना हो जाता है, ये आपके पास 52 हो जाता है और बट्टे में 5 से इसमें डिवाइड करते 10 बार चला जाता, 5 पंजे 25, 4 बचता और ये 5 8 40 और फिर 2 बचता 0.4, यानी कि आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, मीनू और दया क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बिंदु ए से बिंदु बी तक 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। दया पहले बिंदु बी पर पहुंचती है और तुरंत लौटती है और मीनू से बिंदु सी पर मिलती है। बिंदु ए से बिंदु सी तक की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 2 बिंदु आपको दे रखे हैं, ए बिंदु ए मान लीजिए और बी बिंदु यहाँ पर ये मान लीजिए। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो आपको दे रखी है कितनी, 105 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 105 किलोमीटर डिस्टेंस आपको ये दे रखी है। यहाँ से ये मीनू दौड़ना शुरू करती है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और ये जो है दया जो है वो यहाँ से दौड़ना शुरू करती है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो ज़्यादा स्पीड इसकी दया की, तो यहाँ पर बी पर पहले कौन पहुँचेगा ना, ये दया पहुँचेगी। यानी कि दया पहले बिंदु बी पर पहुँचती है, ये दे रखा क्वेश्चन में, और तुरंत लौटती है। अब यहाँ पर देखिए बी तक इसको पहुँचने में कितना समय लगेगा, यानी कि दया अगर यहाँ पर पहुँच जाती है तो TAB यानी कि ए से बी तक दूरी कवर करने में दया को कितना समय लगेगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कि दूरी है यहाँ पर 105, स्पीड है इसकी 25 से डिवाइड करते हैं तो 21 पंजे 105 और ये 5 से इसको 5 बार, ठीक है। तो ये 21/5 जो है ये आपके पास टाइम आ चुका है। अब यहाँ से ये वापस दौड़ना शुरू करती है, बट यहाँ पर देखिए ये 21/5 यहाँ पर ये टाइम आया। इतने टाइम में ये मीनू भी तो कुछ दूरी तय कर चुकी होगी। मान लीजिए इतने टाइम में यहाँ पर ये आ चुकी है बिंदु P, मान लीजिए ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मान लीजिए यहाँ पर आ चुकी है। तो इस बिंदु P तक आने में इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ी। यहाँ पर देखिए AP अगर कैलकुलेट करते हैं, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, AP अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये AP बराबर कितना आता है, ये 10 की स्पीड से 21/5 घंटे तक चली। 5 ये सॉरी यहाँ पर 21/5 था, ये 21/5 था, ये 5 से ये कटा 2 बार और ये 21 दूनी 42 किलोमीटर की ये वाली डिस्टेंस आ जाती है। यानी कि ये आपके पास कितना आ जाता, 42 किलोमीटर। इसके बाद यहाँ पर दे रखा था कि यहाँ पर ये जो है दया जो है, ये दया जो है वापस दौड़ना शुरू करती है, यानी कि फिर से ये दौड़ना शुरू करती है विपरीत दिशा में। यानी कि ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये फिर से दौड़ना शुरू करती है और ये जो मीनू जो है यहाँ पर आ जाती है। अब ये यहाँ से दौड़ना शुरू करती है, यानी कि इसी स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो अब यहाँ पर जो है आप वो वाला कंसेप्ट लगाएंगे, यानी कि ये बिंदु C पर मिलेगी। यहाँ पर मान लीजिए बिंदु C है और इन दोनों का यहाँ पर मिलन हो जाता है। ये बिंदु C है, इन दोनों का यहाँ पर मिलन हो जाता है। तो इस मिलन का टाइम, यानी कि इनके दोनों के मिलने का टाइम जो है वो क्या होगा, यानी कि अगर टाइम ऑफ C कैलकुलेट करें तो यहाँ पर ये इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, यानी कि ये वाली डिस्टेंस जो है P से लेकर B तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस यहाँ पर कितनी होगी।
यानी कि 105 में से माइनस कर देते हैं, यानी कि टोटल 105 थी और 105 में से माइनस कर देते ये 42। तो ये 42 किलोमीटर अगर इसमें से माइनस करते तो ये 63 किलोमीटर बचती। अब ये 63 किलोमीटर की डिस्टेंस ये दोनों मिलकर तय करती है, यानी कि दोनों के मिलाकर रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, विपरीत दिशा में तो ऐड हो जाएगी, यानी कि 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये 63 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं। 35 की स्पीड से ये 63 किलोमीटर की, 7 से कटा ये 9 बार और ये 7 पंजे 35, 9/5 घंटे का ये समय लग गया। यानी कि इन दोनों के मिलने का टाइम जो है वो कितना है, 9/5। तो अब यहाँ पर देखिए 9/5 के अंदर ये PC वाली डिस्टेंस कितनी होगी ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि PC बराबर कितना होगा, PC बराबर हो जाएगा ये 10 की स्पीड से, ये मीनू जो है 10 की स्पीड से 9/5 में कितनी दूरी चली, यानी कि 9/5 घंटे में कितनी दूरी चली, 5 दूनी का 10, 9 दूनी 18 किलोमीटर। तो यहाँ पर AC आप कंप्लीट भुजा की लंबाई जो है आप बता सकते हैं, यानी कि ये कंप्लीट दूरी जो है ये आप बता सकते हैं A से C तक की दूरी। AC बराबर क्या हो जाएगा, ये AP प्लस करेंगे, AP प्लस करेंगे PC, यानी कि आपके पास AP कितना था 42 और ये प्लस में कितना था 18 था, ये आपके पास PC कितना आया था 18, दोनों का ऐड करते तो ये 60 किलोमीटर। अब देखिए एक एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर हर चीज़ मान कर हर चीज़ कैलकुलेट करके आपको दिखाई है, अदरवाइज़ आप इतना कुछ नहीं करते अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ये 36 बटे, अब देखिए इसके अंदर 36 का अनुपात अगर 81 के साथ है वही अनुपात x का 63 के साथ है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 9 से कटा 9 बार, ये 9 से कटा 7 बार, ये 9 से कटा 4 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर तो 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो x बराबर कितना आता 728, 728 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। नीचे दी गई तालिका 6 कंपनियों में काम करने वाले अधिकारियों की संख्या को दर्शाती है, तो सभी कंपनियों में काम करने वाले अधिकारियों की कुल संख्या यानी कि टोटल करना था, यानी कि 400 और ये 600, 1000 और ये 1500 और ये आपके पास दोनों मिलाकर 1800, 1500, 1800, 2300 और 800, 3100, यानी कि 3100 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखें, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की 2 जीवाएं एक व्यास के एक ही ओर स्थित है, तो दोनों जीवाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए समझने में आपको थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे, बाकी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये भी नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए ये सर्कल दे रखा है और इसकी जीवा दे रखी है आपको, मान लीजिए ये इस वृत्त की क्या है जीवा है, और इस जीवा के एक ही ओर तो सॉरी ये इस व्यास के एक ही और 2 जीवाएं दे रखी हैं, यानी कि इस जीवा के एक ही और मान लीजिए ये 2 जीवाएं हैं, एक जीवा की लंबाई आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये वाली, अब आपको पता है ज़्यादा लंबाई वाली ऊपर होगी यानी कि 3 सेंटीमीटर है और ये जो है ये 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते तो यहाँ से देखिए इस बिंदु से अगर इसके अंदर को मिलाते तो ये आपके पास क्या आती, त्रिज्या आती, और यहाँ से इसको मिलाते तो ये क्या आती, ये भी त्रिज्या आती, और ये त्रिज्या आपको दे रखी थी 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपको दे रखी थी 3 सेंटीमीटर। और यहाँ से अगर इसके केंद्र से इन दोनों जीवाओं पर परपेंडिकुलर यानी कि लंब डालते तो ये इन दोनों जीवाओं को क्या करता, बराबर बराबर भागों में बांट देता, क्योंकि ये लंब जो है भुजा को बराबर बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि यहाँ पर ये वाली भुजा कितनी हो जाती, ये आपके पास 3/2 हो जाती, क्योंकि टोटल 3 है तो ये इसका आधा 3/2 और इसका आधा 3/2, ये 2 सेंटीमीटर है ये वाली जीवा, तो ये 1 और ये 1, इस तरह से ये बंट जाती। अब यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते थे, ये वाली डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करते तो ये वाले त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, यानी कि कर्ण 3 है और आधार आपके पास 3/2 है, तो यहाँ से ये लंब कैलकुलेट कर सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर कर देते, तो यहाँ से क्या था अंडर रूट के अंदर 9 माइनस 9/4, तो ये अंडर रूट के अंदर 36 माइनस 9 करते, ऊपर अंडर रूट के अंदर 27 और ये बट्टे में 4, 27 को लिख सकते थे 3 अंडर रूट 3 और ये बट्टे में 4 को लिख सकते थे 2, वर्गमूल लेते तो। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट आपको यहाँ पर ये कैलकुलेट करना था, यानी कि इस पूरी भुजा की लंबाई आप कैलकुलेट कर लेते, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा अगर कैलकुलेट कर ले तो ये वाला त्रिभुज आपको लेना था, यानी कि इसके अंदर कर्ण तो 3 है और आधार 1 है, तो यानी कि ये कैलकुलेट करते तो ये कितना था, अंडर रूट के अंदर
3 का स्क्वायर करते हैं -1 का स्क्वायर, यानी कि 9 में से माइनस करते 1 अंडर के अंदर 8 बचता। अंडर 8 को क्या लिख सकते थे, 2 अंडर 2 लिख सकते थे, यानी कि ये 2 अंडर 2 आ गई। अब यहाँ पर आप ये वाली भुजा आप बता सकते हैं, यानी कि ये वाली जो भुजा है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यानी कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी आप बता सकते हैं। दोनों जीवाओं के बीच की लंबवत दूरी पूछी गई थी, तो यहाँ से ये आपके पास दोनों जीवाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी आ जाएगी, ये टोटल 2 अंडर 2 थी, 2 अंडर 2 थी, और इसमें से माइनस करते ये वाला, यानी कि 3 अंडर 3, यानी कि ये वाली भुजा जो है इसमें से माइनस कर देते, यानी कि ये 3 अंडर 3 बटे 2। यहाँ से एलसीएम लेते तो ऊपर क्या आता, 4 अंडर 2 -3 अंडर 3 और ये बटे में 2, ये आपके पास करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए, राज्य के भीतर उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का अनुपात आपको बताना है। तो ये आपको राज्य दे रखे हैं और ये छात्रों की संख्या दे रखी है, ये राज्य दे रखे हैं और ये उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात दे रखा है। बी का डाटा आपको यहाँ पर देखना, राज्य बी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है ये आपको बतानी थी। तो बी का डाटा आपको देखना है और बी का यहाँ पर उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का रेशियो कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। तो यहाँ से अगर इनका टोटल करते तो ये 7 यूनिट था, और 7 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी, यानी कि 1.40 दे रखी थी कुल छात्रों की संख्या। तो यानी कि ये आपके पास 1.40 दे रखी है, कितना गुणा दे रखी है, यानी कि 0.20 गुणा दे रखी है। इसके अंदर भाग दे देते 7 का, यानी कि 1.40 के अंदर। तो ये पास और फेल का रेशियो दे रखा था आपको, ये पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या और ये फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात आपको दे रखा था। तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई थी, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 ना होकर 0.20 गुना हो जाएगा, यानी कि 6, ये आपके पास कितना आता 0.60, या फिर इसको लिख सकते थे 0.6 लाख जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।